हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट पढ़ाई प्लेटफॉर्म से मैं यशस्वी कौशल फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो 12th का बायोलॉजी का ह्यूमन डिजीज़ चैप्टर है। उसमें एक चीज़ मेंशन्ड है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स का यूज़ हो रहा है। तो ये बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स असल में हैं क्या, आज इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स को आप जैविक प्रतिक्रिया संशोधक भी बोलते हो। ये वो केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में जो इम्यून रेस्पॉन्स या प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया है उसको या तो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, और दोनों में ही ये हमारे फ़ायदे के लिए होता है। तो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर का यूज़ दवाइयों के रूप में हो रहा है। इसी की आज चर्चा करेंगे कि बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स या जैविक प्रतिक्रिया संशोधक क्या है। मैं स्टार्ट करता हूं इस टॉपिक को। हमारे हेडिंग है बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स, BRM इसको शॉर्ट में लिखते हैं, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स। और BRM। अब देखिएगा, हिंदी में अगर आप इसको बोलेंगे तो इसको कहेंगे जैविक प्रतिक्रिया संशोधक, जैविक प्रतिक्रिया संशोधक। जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या है असल में, तो अपन इसको सबसे पहले परिभाषित करने की कोशिश करेंगे, इसकी डेफिनेशन लेंगे। दीज आर द केमिकल्स। अब देखिए, जो केमिकल्स हैं वो नेचुरल हमारी बॉडी में भी बन सकते हैं या फिर बाहर लेबोरेटरी में दवाइयों के रूप में भी बन रहे हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दीज आर द नेचुरल और सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है संश्लेषित, जिन्हें लेबोरेटरी में बनाया गया है। केमिकल्स दैट कैन मॉडिफाई द इम्यून रेस्पॉन्स, दैट कैन मॉडिफाई इम्यून रेस्पॉन्स। अब ये मॉडिफाई या संशोधन का क्या मतलब है? यहाँ पे शब्द संशोधन आया ना, तो इस चीज को समझ लेते हैं। इसका मतलब है, मॉडिफाई करने का मतलब होता है या तो घटा देना किसी चीज़ को या बढ़ा देना। तो मॉडिफाई इन सेंस ऑफ आइदर या तो एनहांस और या तो एनहांस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और सप्रेस द इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। तो आप क्या इधर पता कर चल रहा है आपको कि भाई ये वो केमिकल्स हैं जो बॉडी हमारी रोगाणु के खिलाफ लड़ने के लिए जो शक्ति है, जिसको आप कहते हैं रेजिस्टेंस पावर या इम्यूनिटी, उसको या तो बढ़ाएंगे या घटाएंगे। और ये हमारी बॉडी नेचुरली भी बना रही है या फिर लेबोरेटरी में इनका सिंथेसिस भी हो रहा है और ड्रग्स या कई दवाइयों के रूप में इसका यूज़ भी हो रहा है। अब बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स कितनी तरह के हैं, तो मैं इसके एग्जाम्पल ले लेता हूँ। बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। उनमें से कुछ एक नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए। एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स BRM। सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल की। नेचुरल BRM ये हमारी बॉडी में ही बनते हैं, प्रोड्यूस इन आर ओन बॉडी, हमारी खुद की बॉडी में बनते हैं। अब देखिए, इसके एग्जाम्पल्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उनमें सबसे पहला कॉमन कुछ एक लिखेंगे, जैसे इंटरल्यूकिन्स। इंटरल्यूकिन्स, फिर आता है नाम इंटरफेरॉन्स, ये नाम आगे चल के आप सुनोगे या हो सकता है आपने पहले ही पढ़ लिए हो। ये सारे नाम हमारे ह्यूमन डिजीज़ चैप्टर में दिए हुए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी नाम हैं जो आपने नहीं सुने होंगे और नहीं लिखे हैं, जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर,
ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। नाम से समझ में आ रहा है, नेक्रोसिस का मतलब होता है मारना, तो नेक्रोसिस का मतलब मरना। ट्यूमर को मारने वाला फैक्टर या कारक है। ये कुछ एक नेचुरल आप देखेंगे बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स हैं। अब अपन कुछ सिंथेटिक की बात करते हैं। सिंथेटिक का मतलब आपको पता है, या तो कृत्रिम या संश्लेषित। इसका मतलब ये लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। These are produced in labs. Produced in lab. ये वाले जो हैं, इनमें सबसे मुख्य नाम आपको एक याद रखना है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, MAB, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, MAB। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, these are synthesized outside the body in a laboratory। ये क्या है, इंटरल्यूकिन, इंटरफेरॉन, ये सब क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में ही चर्चा करनी है आज हमें। तो अपन इसको क्या करेंगे, पहले समझ लेते हैं इसका यूज़ क्या होता है। तो देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि भाई ये दो तरह से काम कर सकते हैं, या तो रेस्पॉन्स को, हमारी इम्यून रेस्पॉन्स को, शरीर की प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को या तो प्रमोट करेंगे, बढ़ाएंगे, या घटाएंगे, संदमित करेंगे। तो दोनों की तरह इसका यूज़ कैसे हो रहा है वो देख लीजिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये प्रमोटर हैं तो कैसे हैं, क्या करते हैं ये एग्जैक्टली। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपन हमारा अगला पॉइंट लिखेंगे, इनके यूज़ और इनका एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स। नंबर 1, as enhancer of immunity। एनहांसर का मतलब होता है प्रमोटर, स्टिमुलेट करने वाला, इंड्यूस करने वाला। ये इम्यून रेस्पॉन्स को और ज्यादा बढ़ाता है। तो एज एनहांसर, प्रमोटर ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। भाई होता यह है कि अधिकतर बहुत सारे BRM ऐसे हैं जो इम्यून सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो दीज स्टिमुलेट इम्यून सेल्स। अब हो सकता है आपने इम्यून सेल्स के शरीर में जो पैथोजन या रोगाणु से लड़ते हैं उनके नाम ना सुने हो, तो मैं यहाँ बता देता हूँ कुछ एक नाम, जैसे T लिम्फोसाइट्स, ये एक नाम याद रखिए। नेचुरल किलर सेल्स नाम याद रखिए। ये कुछ एक नाम है, एटसेट्रा। तो ये स्टिमुलेट कर रहे हैं, ध्यान रखना, प्रेरित कर रहे हैं इम्यून सेल्स को। अब इसका यूज कहाँ होगा, तो इसका सबसे बड़ा यूज तो है कई तरह के कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स हैव बीन यूज्ड in the treatment of cancer, अब कैंसर के भी मैं एक दो नाम लिख देता हूं जिनका यूज किया जा रहा है उसके एग्जाम्पल के रूप में। फॉर एग्जाम्पल अल्फा इंटरफेरॉन, IFN अल्फा, इसको आप कह सकते हैं अल्फा इंटरफेरॉन। ये केमिकल है interferon, is used in the treatment of, अब देखो मैं दो कैंसर के नाम यहां लिखूंगा। सबसे पहले एक रेयर ब्लड कैंसर है, रेयर होता है, कम ही होता है लोगों में, उसको कहते हैं हेयरी सेल ल्यूकेमिया। तो एक एग्जाम्पल हमारा हेयरी सेल ल्यूकेमिया वाला है। और एक और नाम लिखेंगे कापोसी सार्कोमा। ये भी एक तरह का कैंसर है। तो इसमें IFN अल्फा इस तरह से यूज हो रहा है। इसके अलावा हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज होता है।
in the treatment of hepatitis B and C infection. In the treatment of hepatitis B and C. Hepatitis B and C infections. तो डेफिनेटली हम क्या जानते हैं कि भाई ये चूंकि इम्यून सेल्स को इंड्यूस करता है, तो डेफिनेटली इम्यून सेल्स क्या करेंगे, जैसे BRM आएगा तो इम्यून सेल्स इस बात के लिए प्रेरित हो जाएंगे कि वो कैंसर सेल्स को खोज के मारे. कैंसर सेल्स क्या करते हैं, आमतौर पे छुप सकते हैं. तो चूंकि छुपने की उनकी क्षमता होती है, तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से हम अपने इम्यून सेल्स को इस बात के लिए इंड्यूस करें कि वो छुपे हुए कैंसर सेल्स को खोजें और मारें. टू सर्च एंड डिस्ट्रॉय, ये वाली चीज़ एनहांसर BMR करते हैं. एक एग्जाम्पल अपन ने यहाँ देख लिया है. अब एक और चीज़ है, ये जो अपन ने लिखा है एनहांसर के रूप में, इसका ठीक उल्टा आप देखो. अगर ये मान लीजिए सप्रेस करें किसी सेल को, इम्यून सेल को, तो उसका क्या यूज हो सकता है, उसको भी देख लो. तो अपन दूसरा लेंगे, नंबर 2 एस सप्रेसर, यानी इनहिबिटर ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स. इम्यून रेस्पॉन्स हमेशा ही अच्छा नहीं होता. कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी या इम्यून रेस्पॉन्स हमारे ही ऑर्गन के खिलाफ काम करने लगता है. यानी हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी बननी तो चाहिए रोगाणु से लड़ने के लिए, पैथोजन से लड़ने के लिए, पर वो हमारे ही ऑर्गन पे अटैक करने लगती हैं. कभी कभी ऐसा होता है. और जो भी डिजीजेस इससे रिलेटेड हैं, जिसमें हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे ही ऑर्गन के खिलाफ काम करने लगे, ऐसे सभी डिसऑर्डर को, ऐसे सभी डिजीज़ को आप कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को अगर आपको कंट्रोल करना है, तो आपको इम्यून सेल्स को सप्रेस करना ज़रूरी है. तो कुछ बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर ये काम भी कर रहे हैं. तो ये वाली चीज़ ध्यान में रखते हुए हम ये लिखेंगे कि अगर ये सप्रेसर या इनहिबिटर का काम कर रहा है, तो फिर ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में काम आएगा. जैसे देखिए, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सम BRMs कैन सप्रेस और इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ B lymphocytes. Now B lymphocytes, they are another kind of immune cells. Lymphocytes. B lymphocyte के क्लोन्स से ही आपको एंटीबॉडी मिलती है. जब आप आगे चल के पढ़ोगे इस चीज़ को डिटेल में, तब आपको पता चलेगा. अभी तो जनरल बता रहा हूँ मैं. तो ये जो एक्टिविटी है बी सेल्स की, ये सप्रेस हो रही है. देखिए, इसको दबा रहा है. देयरफॉर, अब इसमें एग्जाम्पल मैं बता दूँ, बी लिम्फोसाइट वगैरह किससे सप्रेस हो रहे हैं. तो आप अगर इस चीज़ को देखोगे कि बी लिम्फोसाइट्स को सप्रेस करने में इंटरल्यूकिन एक विशेष तरह का वो निकलवाता है केमिकल, जिसको आप कहते हैं इंटरफेरॉन गामा. तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ पर समझाते हुए लिखना है. इंटरल्यूकिन 2, ये अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा. Interleukin 2, it induces some of the cells like natural killer cells, killer T cells to produce gamma interferon. देखिए, इम्यून सेल्स के कुछ नाम लिख रहा हूँ, जैसे कि नेचुरल किलर सेल्स और किलर टी लिम्फोसाइट्स टू सिक्रेट का मतलब बाहर निकालना, स्रावित करना. टू सिक्रेट गामा IFN. आप देख रहे हो इंटरल्यूकिन भी एक BRM है, गामा इंटरफेरॉन ये भी एक BRM है. नाउ दिस गामा इंटरफेरॉन, it is responsible for suppressing B lymphocyte activity that suppresses antibody production from B cells.
एंटीबॉडी प्रोडक्शन फ्रॉम बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स। तो ये जो चीज़ है, तो ये किस में काम आ जाएगा? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कंट्रोल में। देयरफॉर कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। अब ये वाली चीज याद रखना कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो होते हैं, वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी के एंटीबॉडी जब बनाएगी तो हमारे ऑर्गन पे वो अटैक करेगी, इस चीज से रिलेटेड है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स अब इसका एग्जाम्पल देख लो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में सबसे पहला आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें क्या होता है, और एंटीबॉडी हमारी जो बन रही है वो हमारे जॉइंट्स यानी जोड़ जो होते हैं उनमें साइनोवियल मेम्ब्रेन उस पर अटैक कर देती है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन से साइनोवियल फ्लूइड बनता है जिससे हमारे जॉइंट्स लुब्रिकेट होते हैं और काम कर सकते हैं। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एंटीबॉडी अटैक कर देती है जिससे जॉइंट्स में सूजन आ जाती है। ऐसी एक और डिजीज़ है जिसको सोराइसिस कहते हैं, स्किन से रिलेटेड है, वो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, सोराइसिस। ऐसी एक ल्यूपस डिजीज़ है। ये सब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के नाम है। तो यहाँ पर हमको इम्यूनिटी को सप्रेस करना है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स जो हैं वो दोनों की तरह काम कर सकते हैं। वो प्रमोटर भी हैं, एनहांसर भी हैं यानी, और वो सप्रेसर या इनहिबिटर भी हैं, और दोनों के लिए हम उनका यूज़ बड़े आराम से कर सकते हैं। अब वहाँ एक नाम आया था मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, वो क्या करती हैं उस चीज़ को और देख लेते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अब। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो लेबोरेटरी में बनाई जा रही है वो क्या कर सकती है? मोनोक्लोनल antibodies. Now monoclonal antibodies, which can be written down in short, abbreviated form as this, MAB. सबसे पहले तो ये क्या है? अगर एक बी सेल, बी लिम्फोसाइट, अकेला एक बी सेल अपने क्लोन्स बनाए और वो एंटीबॉडी बनाने लगे तो वो सब एंटीबॉडी बिल्कुल एक जैसी होगी। वो एंटीबॉडीज जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के नाम से जानी जाएंगी वो किसी एंटीजन के किसी एक पर्टिकुलर एपिटोप से जुड़ सकती हैं। एपिटोप क्या होता है? जहां एंटीबॉडी जाके पकड़ लेती है एंटीजन को, वो हिस्से को कहते हैं एपिटोप। पर मैं आपको बताऊं, एक एंटीजन पर अनेक एपिटोप हो सकते हैं जिनकी शेप अलग अलग हो सकती है। तो बी सेल्स जब आते हैं, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स, बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, जब ये बी लिम्फोसाइट आता है तो किसी एक एंटीजन के अलग अलग हिस्से या अलग अलग एपिटोप से जुड़कर आइडिया लगाते हैं कि भाई इसका एंटीजन किस शेप का है, और फिर वो अलग अलग बी सेल्स अलग अलग तरह की एंटीबॉडी निकालते हैं जो उस एंटीजन के अलग अलग एपिटोप से जुड़ सकती है। पर हम यहाँ बात कर रहे हैं किसी एक सिंगल एपिटोप से जुड़ने वाली एंटीबॉडी, उनको ही कहेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और हमारे लिविंग शरीर के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर किसी एक को बनाना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए हम इसको बाहर लेबोरेटरी में बनाते हैं। इसके फ़ायदे क्या होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दे बाइंड टू a single specific epitope। अब ये एपिटोप क्या है, इस चीज को समझ लीजिए। ये एपिटोप है एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट, एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट ऑन एंटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर एंटीजन। तो एक पर्टिकुलर एंटीजन के किसी एक एपिटोप से जुड़ने वाली हैं ये। अब इनका यूज क्या होता है? तो देखिए, अगर ये एंटीजन कैंसर सेल्स के सरफेस पे बहुत सारा है
तो आप इस कैंसर सेल को पहचान सकते हैं इन एंटीबॉडीज की हेल्प से। तो दीज आर प्रिपेयर्ड, दीज का मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर प्रिपेयर्ड और जनरेटेड इन लेबोरेटरी टू आइडेंटिफाई एंड destroy cancer cells। अब आइडेंटिफाई कैसे कर रही है, तो ध्यान रखिए, स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट ओनली और कैंसर सेल्स। कुछ ऐसे होते हैं एंटीजन जो केवल कैंसर सेल की सरफेस पे ही होते हैं, तो स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस of only cancer cells can be identified by monoclonal antibodies। क्योंकि वो किसी एक एपिटोप को ही तो खोज रही है, पूरे एंटीजन के सतह पर अलग अलग शेप के एपिटोप हैं, उनमें से किसी एक विशेष एपिटोप को ये खोज रही हैं। तो वो वाला एपिटोप स्पेसिफिक हमको पहले पता करना पड़ता है कि कैंसर सेल की सरफेस पे ये स्पेसिफिक एपिटोप है जो नॉर्मल सेल्स की सरफेस पे नहीं है, तो वो वाला एंटीजन पे जाकर ये जुड़ जाएंगी और आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने MAB को, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को पहले से ही ऐसा बनाया हुआ है जिसमें रेडियो एक्टिविटी वाला एक कोई मॉलिक्यूल या एटम उसमें डाला हुआ है। तो रेडियो एक्टिव अगर कोई एटम हमने डाला हुआ है तो पक्की बात है कि उससे रेज बाहर निकलती रहती हैं और बाद में आप उसको इजीली पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी में पहचान सकते हैं। तो कैंसर किस जगह पर है, कैंसर सेल्स कहाँ बैठे हैं बॉडी में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जाके वहाँ जुड़ जाएगी और वो चूँकि रेडियो एक्टिव अपन ने बनाई हुई है तो अपन उसको पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी में बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्योंकि उसमें से लगातार रेज निकलती रहेंगी। तो ये आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। तो ये आपको इस तरह MAB यहाँ काम आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी खुद एक एंटीबॉडी है और एंटीबॉडी का एक और काम होता है कि वो उन सेल्स को जो इम्यून सेल्स हैं और खा सकते हैं या दूसरे सेल्स को नष्ट कर सकते हैं, ऐसे इम्यून सेल्स को अट्रैक्ट भी करती है। तो MAB मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बाइंड टू the antigen of cancer cells and अब देखिए वो बुलाएगी, किसको बुलाएगी? कुछ सेल्स को जो डिस्ट्रॉय करेंगे कैंसर सेल्स को, तो वो इनको रिक्रूट करेगी या अट्रैक्ट करेगी। कौन कौन से सेल्स हैं जो कि कैंसर सेल पे अटैक करके उनको खा सकते हैं? सबसे पहले तो नेचुरल किलर सेल्स, दूसरा साइटोटॉक्सिक या किलर टी सेल्स, तो ये वाली जो सेल्स हैं नेचुरल किलर सेल्स या किलर टी सेल्स टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स। असल में नेचुरल किलर सेल और किलर टी सेल्स जो होते हैं वो कई तरह के प्रोटीन्स को बाहर निकालते हैं और वो प्रोटीन्स जब बाहर आते हैं वो प्रोटीन्स जैसे परफोरिन हो गया, ग्रेंजाइम्स हो गए, तो परफोरिन और ग्रेंजाइम जैसे प्रोटीन कैंसर सेल को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स। तो आप देख रहे हो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी एक BRM बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर है और ये बड़ी काम की है कैंसर सेल्स को पता करने में और उनको नष्ट करने में। ये वाली चीज़ मैंने शॉर्ट में आपको बता दी है बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर का क्या यूज़ है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।